અનામત બિલ પર લોકસભામાં ચર્ચા ચાલી રહી છે। સીધા છીએ લોકસભા। और उस सब क्लास 6 में जो प्रावधान किए गए हैं वो इस प्रकार है। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात राज्य सरकारों को और भारत सरकार को इस संबंध में कानून बनाने से नहीं रोका जा सकेगा। और इसके खंड ख में कहा गया है, खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी। जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली है, प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दिशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्ययन होगा। अर्थात इन गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में इनके छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान इस संशोधन के बाद किया जाएगा। फिर आर्टिकल 16 में जो प्रावधान किए गए मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा। अर्थात इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियां और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्ययन आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात भारत सरकार की सेवाओं में और राज्य सरकार की सेवाओं में 10% आरक्षण देने का प्रावधान करने का अधिकार भारत सरकार को, राज्य सरकारों को भी होगा। और इसका स्पष्टीकरण भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए, इस अनुच्छेद से आशय 15 का है और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित की जाएगी। अर्थात गरीबी रेखा या गरीब तबका कौन होगा, इसके लिए समय समय पर राज्य सरकारें जो दिशा निर्देश देती है उसके अनुपालन के अनुसार ये सब होगा। मैं स्पष्ट भी करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण व्यवस्था है 49.5%, उसको छेड़े बिना, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किए बिना अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थाओं में और सेवाओं में दिया जाएगा। और ये आरक्षण का प्रावधान ऐसे वर्गों के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्मावलंबी के हों, जो वर्तमान में एससी, एसटी, ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था से बाहर हैं। अर्थात आज की तारीख में वो अनारक्षित वर्ग में माने जाते हैं। ऐसे सब लोगों को मिलेगा। उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है और अन्य प्रकार की ऐसी जातियां हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं आती है। उस पटेल भी है, जाट भी है, गुजर भी है, आंजना भी है, सोंदिया भी है और मुस्लिम धर्मावलंबी भी है, ईसाई धर्मावलंबी भी है। और जिस धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और एससी, एसटी, ओबीसी की आरक्षण प्रणाली से
बाहर हैं वो सब लोग इस प्रावधान का लाभ ले सकेंगे। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, पहले इस प्रकार के जब प्रयास ये हुए तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन निर्णयों को निरस्त कर दिया। वो केवल इसलिए कर दिया था कि संविधान में प्रावधान नहीं होने के बाद भी इस प्रकार के प्रयास किए गए थे जो सफल नहीं हुए। हमने सोच समझ करके संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में इस प्रकार के प्रावधान करने का निर्णय लिया है जो इस सदन के द्वारा पारित होगा। उसके बाद ये अधिनियम बनेगा और फिर ये प्रावधान लागू होंगे। उसके बाद अगर कोई न्यायालय में भी जाएगा तो मेरी अपनी मान्यता है कि न्यायालय जो वहां जाएगा इसके विरोध में उनकी बात सुनने की बजाय उनकी बात को अस्वीकार करेगी और सरकार का निर्णय मान्य होगा और सारे देश में सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा तो सामाजिक समता और समरसता की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से सबको न्याय, सबका विकास, इस दिशा में सबका साथ, इस दिशा में हम आगे बढ़ने की स्थिति में होंगे और देश के परिदृश्य में सामाजिक समता और समरसता का वातावरण बनेगा, अमन चैन का वातावरण बनेगा। मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। इसमें जो प्रावधान किया जा रहा है उसमें शब्द तो बहुत कम है पर उसका जो लाभ मिलने वाला है बहुत बड़े वर्ग को मिलने वाला है। इस सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो उसको सर्वानुमति से पारित करें। मेंबर्स 1 मिनट प्लीज। ये बिजनेस बीच में थोड़ी गलती से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, माननीय मिनिस्टर प्लीज रुकिए। माननीय मंत्री जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का रिपोर्ट रह गया था, माननीय आप उसको टेबल माननीय करो अध्यक्ष please। महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यमंत्रणा समिति के 60वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है। समय तो बाद में बढ़ाएंगे जो भी है वो। मेरे से रह गया ना, क्या हो गया? अभी क्या हो रहा है? मैं नहीं समझी कुछ। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का रिपोर्ट नहीं रखना था, रह गया। अगर मेरे से हो गया। अब चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं ना। वो रिप्लाई में जो भी बोलना रिप्लाई में बोलेंगे, बीच में नहीं कुछ। केवी थॉमस, आप भी बोलो ना विषय पे। अभी नहीं, अभी थॉमस जी बोलेंगे। एक clarification. Madam, only one clarification. No, you can have afterwards. Only one clarification. I want to ask the minister, the 10% that he has kept, अभी नहीं what होगा will ये be the बात में। share of the Brahmins in them who feel let down? What is the percentage in this for Please, the please. Brahmins? No, not like this. No clarification now. वो तो रिप्लाई में जो कहेंगे। Yes, केवी थॉमस। क्या हो गया? क्या हो गया? बीएससी का रिपोर्ट रखा है, केवल रखा ना कल के मीटिंग का। इसलिए रखते हैं, नहीं तो वही मैं सदन में क्यों आता है? सदन में हम क्यों आते हैं? व्यवस्था का प्रश्न है। क्या बीएससी का रिपोर्ट क्या है इसमें? जो रखी है उसमें ये बिल शामिल है? इसका प्रश्न नहीं है तो मैंने अनुमति देना है। ये मैंने अनुमति देना है, वो मैंने दी है। प्लीज उसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, प्लीज बैठिए। आपको अभी समय तय करना हो तो मैं आपको पूछती हूँ, क्या 2 घंटे में ये विषय कर देंगे या जब तक चले तब तक चला लो? आई हैव नो ऑब्जेक्शन। यस, थॉमस जी। Madam, यस। it was yesterday हाँ, the Union Cabinet यस। approved the Constitution amendment for the 10% quota for the poor on the basis of the क्या हो गया? घड़ी नहीं, मेरे हाथ में घड़ी है, चिंता मत करो।
वो घड़ी बंद हो गई तो चर्चा करते रहो, उतने ही बजे समझ। यस, मेरा समय तो चल रहा है ना, चिंता मत करो, मेरा समय। बोलिए बोलिए बोलिए। यस मैडम, यस यस, मैडम चर्चा शुरू करेंगे। प्लीज आप शुरू करिए। मैडम, ये क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातों में मजाक, थोड़ी चाय पी के आना, ऐसा हो गया है क्या? yes, ma'am. बोलिए Madam. बोलिए, आप बोलिए। It was yesterday the Union Cabinet approved the Constitution Amendment Bill, which provides 10% quota for the poor on the economic basis. And today, this House is discussing this bill within 48 hours. Madam, this is an important legislation which has lot of importance and lot of influence on our economic and social system. I think the government is very hasty, and any hasty decision, Madam, will end in a mess. Now, many of the national newspapers have clearly said, even some of the newspapers had their lead on this particular issue, that reservation for poor upper caste is likely to end up as a pre-poll Jumla. This is what Times of it. Jumla. It's a Jumla. So it should have been discussed in the, what we understand, in the Business Advisory Committee. वो जुमला नहीं रहे, इसलिए हम सब मिल के पास कर रहे हैं। Madam, this हम became a सभी के tamasha. विश्वास, सभी के It's an important legislation. It should not become a tamasha. Because there is already a 50% reservation for the SC, ST and the backward community. And we have seen that in 1991, when P.V. Narasimha Rao government brought a reservation. सीट का सवाल है। शिक्षा में 10% सीटें बढ़ाने का भी निर्णय किया गया है, जिससे मेरिट्स वाले स्टूडेंट को भी नुकसान नहीं होगा। एससी, एसटी और ओबीसी का जो 50% आरक्षण है, उसको एज इट इज रखते हुए ये गरीब परिवार के युवाओं को जो आरक्षण का तोहफा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है, उससे उनके लिए उनके सुनहरे भविष्य का एक दरवाजा खुला है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट को हृदय से साधुवाद देता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि बहुत सालों से युवा जिसकी मांग करता था, आज सरकार उस दिशा में आगे बढ़ी है और इससे करोड़ों युवाओं को न्याय मिलेगा, उनके भविष्य को संवारने का मौका मिलेगा और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत गर्व की बात है। Raised. We have seen demonetization. I am not repeating what the Prime Minister said in this House. What Prime Minister said, he said that this is for the economic welfare of the people. Then this so many issues he has raised. But what has happened now? Where are we? Then came the reforms in taxation. How many amendments have been made, madam? So similarly, this government is taking each step, which from one mistake to another they are following. Now, in this particular case, we know the legal lacuna, because previously during the Narasimha government, the same attempt has been made, but it was stopped by the court of law. Madam, then in this legislation it is said,
whether aided or unaided by the state, education institutions, aided or unaided by the state. Madam, for the 50% reservation for the SC, STs and backward communities, it is only aided, not the unaided institution. How can you do that? If you are not giving reservation to the students of the SC, ST and backward communities, so the 50% reservation in unaided institutions, you cannot do that. How are you going to give this reservation to the students in the unaided school? Government has to go. That is what I think. This legislation has been made in a haste. Second, the employment. So the question people ask, where is the employment? This government promised that 2 crores of employment will be provided every year. This is the 5th year. Then how many 10 crores? Is there 10 crores employment generated? Sir, unemployment rate is around 3.53 in 2017 as against 3.41 when UPA left office in 2014. Unemployment rate is reported to be at its 27th-month high at 7.38 as of December 2018. According to the Center for Monitoring Indian Economy, CMIE, nearly 83% of the job losses were seen in rural India, which accounts for 2/3 of India's population. Women's share of job lost in 2018 was 65 lakhs in rural and 24 lakhs in urban India. So where are you going to give employment? So on one side, there is a legal lacuna. Second, where is the employment? You have not generated any employment. So why you are bringing this legislation without further discussion? Madam, and what is the criteria? Criteria as we've seen today in the newspapers. Those people whose annual income is 8 lakh. 8 lakh means, madam, 63,000 rupees per month. Is it a small amount? Anybody who is getting 63,000 rupees per month is eligible in this criteria. Agricultural land below 5 acres. Possessing residential home below 1,000 square feet. Many of the MPs, we have got only 1,000 square feet flats. So they are the people who come under this criteria. So in the food security bill, you should remember, we have got AAY, Anna Yojana, Anti Yojana, the poorest of the poor, we are protecting them. Then priority sector, we are protecting them. So, but here, almost people who are affluent has been brought into this. What is the aim? Is it the purpose of the government is the coming election? Okay, this government has lost in 3 state elections recently. These are all political events that has taken place, but the solution is not this. So what we could understand, without properly doing the homework, looking at the election manifesto, government is trying to bring even the parliament under pressure. So this, madam, you are the custodian of the parliament. You understand where we are now. We saw this bill only today. We didn't have the time even to go through the entire points in the bill. So, madam, this is something you are butchering Indian democracy. You are butchering Indian democracy. Madam, you are the custodian of this democracy. You should not allow this, because tomorrow the history we have to say something about our parliament. A period where you have chaired. And here you find a government who has got least respect for the parliament. They passed the bill in the cabinet without any discussion in the PPC, and then you bring to the parliament today, and you have at the last moment, madam, almost this is the last hours of this parliament. Next parliament is on the accounts, the interim budget. So this is almost the last discussion where, and on important issue, social issue. I am not against this bill. The concept of the bill we support.
economically backward people have to get it. We are nothing against it. We are for that. We have been always, in my state in Kerala, we have tried to bring these economically backward people also in the mainstream. But the way you are doing it, your sincerity being questioned. So my request is, please send it to the JPC. Don't take a hasty decision. Send it to the JPC. That you send it. Why are you in a hurry? Why are you jumping on issues? So send it to the JPC. Take adequate time. When we meet the next after 1 month, we'll consider about this. This is my request. Thank you. Arun Jaitley, do you want to intervene? माननीय सभापति जी, मैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख वक्ता श्री केवी थॉमस ने अपनी भावना व्यक्त की है और उसके बाद कहा कि हमारी पार्टी इसके विरोध में नहीं है। मैं तो यहां देख रहा हूं कि अधिकतर राजनीतिक दल, चाहे इस तरफ हो या उधर हो, जब उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए थे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के जो गरीब हैं उन्हें आरक्षण मिले, ये जुमला तो उसमें डाला था। और इसलिए आज तक कई सरकारें आई, केंद्र में भी राज्यों में भी, कई बार प्रयास भी हुआ, लेकिन सही रास्ते से प्रयास नहीं हुआ और इसलिए वो कानूनी रोक के अंदर आकर कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं खड़ी हो गई। मैं 2-3 विषय स्पष्ट कर दूं जो थॉमस साहब ने कहे। उन्होंने कहा कि 50% राज्यों की भी स्वीकृति इसके लिए चाहिए होगी। अगर संविधान की जो संशोधन करने की धारा है आर्टिकल 368 उसको पढ़ ले तो जो पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं उसके संशोधन के लिए राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए पहले भी जब आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और जोड़ा गया प्रमोशंस के संबंध में, तो वो केवल संसद के दोनों सदनों से अप्रूव हुआ था, राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं थी। आपने एक दूसरा विषय उठाया कि पहली बार इतिहास में आपने SC ST को रिजर्वेशन दिया, उसमें तो केवल एडिड इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है और इसमें आपने एडिड और अनएडिड का दोनों का ले लिया। तो क्या आप जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का गरीब है उसको SC ST OBC की तुलना में ज्यादा अधिकार देने वाले हैं इसके तहत रिजर्वेशन का? ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और संविधान में ऐड हुआ, ये शब्दावली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडिड और अनएडिड, वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए भी यही फ्रेजियोलॉजी थी और आज इसके लिए भी यही फ्रेजियोलॉजी है। तो ये दोनों कारण जो आपने बतलाए, संविधान को एक बार 368 को और 15(5) को आप पढ़ लें तो वो फैक्चुअली अपने आप में गलत है। माननीय सभापति जी, अगर हम राजनीति और राजनीति के मतभेद से अपने आप को अलग कर लें तो ये आरक्षण की कल्पना हमारे संविधान में पैदा कैसे हुई थी? जो वर्ड शब्द सोशलिस्ट था वो तो ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, 1976 में 42वें संशोधन से ऐड हुआ। लेकिन जब पहला संविधान बना और इसका तर्क जो कहीं पब्लिक स्पेस में दिया जा रहा है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे के आधार पर इसको चुनौती मिल सकती है, तो जो आरंभिक संविधान निर्माताओं ने बनाया था उसके प्रियम्बल में हालांकि शब्द सोशलिस्ट नहीं था, लेकिन उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे, वाक्य थे। एक था कि सभी नागरिकों को, टू ऑल सिटीजन्स, और इस पे कोई धर्म या जात का संबंध नहीं था, हम क्या क्या देंगे? जस्टिस दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और दूसरा क्या था
इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसरों के मामले में उनको बराबरी देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यह तो संविधान निर्माताओं की आरंभिक कल्पना थी कि हमें हर नागरिक को सामान्य अवसर देने का एक प्रयास करना चाहिए। अब ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, सामान्य अवसर हैं, जिस समाज में चाहे जातीय आधार पर चाहे आर्थिक आधार पर बड़े और छोटे के बीच में बहुत अंतर था और ऐतिहासिक दृष्टि से था, अब उसमें हम उन सबको कहें कि बराबरी का यह अर्थ है, इक्वालिटी का यह अर्थ है कि आप सब एक परीक्षा में बैठ जाओ, एक जैसी परीक्षा होगी, तो क्या वो बराबरी होगी? तो संविधान निर्माताओं में इतना दूरदृष्टि थी कि उन्होंने कहा यह बराबरी नहीं होगी। आप दो ऐसे नागरिक जो बराबर के नहीं हैं, पैदा होने की वजह से या आर्थिक आधार पर जो बराबरी के नहीं हैं, जब उनको बराबर मान लेते हैं तो वो अपने आप में अन्याय होगा। जस्ट एज इक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली, अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। और इसमें से जो अफर्मेटिव एक्शन कि अधिक अवसर देने पड़ेंगे, यह कल्पना उन्होंने बढ़ाई संविधान की धारा 15 और 16 में। 14 में कहा कि सबको बराबरी का अधिकार होगा, लेकिन 15 में उन्होंने कहा 15 का कि जात के, धर्म के, सेक्स के, रिलीजन के, क्रीड के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह कल्पना उन्होंने आर्टिकल 15 में कही। और उसके साथ साथ कि सरकार या शासन या देश, संसद ऐसे कानून बना सकता है जो कुछ लोग जो शैक्षणिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको विशेष अवसर प्रदान करे। हमने उसको विशेष अवसर कहा, पश्चिम के लोग डेमोक्रेसीज में उसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, केवल इतना फर्क है। और यह विशेष अवसर देने से जिनके बर्थमार्क्स कुछ ऐसे थे कि वो पैदाश से बराबर नहीं थे, तो उनको बराबरी के स्तर पे कैसे लाना है, वो उस विशेष अवसर के आधार पे आएगा। और ये इस आरक्षण के पीछे कल्पना थी। आर्टिकल 15 में हमने संशोधन करके 15(5) डाला, और 15(5) का जो उद्देश्य था वो शैक्षणिक संस्थानों के साथ था। शैक्षणिक संस्थानों के साथ ये था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल प्रावधान करना, चाहे वो एडेड हो या अनएडेड हो, और उन संस्थाओं में प्रावधान करके विशेष अधिकार दाखिले का जो लोग उस दृष्टि से पिछड़े हैं उनको हम लोग देंगे। आर्टिकल 16 का संबंध शिक्षा से नहीं था, उसका रोजगार से था। और रोजगार का अभी तक अर्थ 16 के लिए जो माना जाता है, और इसलिए कभी आर्थिक विषयों पे बहस होगी तो मैं आपके बेरोजगारी के आंकड़ों का उत्तर दे दूंगा, लेकिन अभी तक वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तक सीमित है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है, सरकारी क्षेत्र का जो रोजगार है, इसमें पीएसयूज हैं, राज्य सरकारें हैं और जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, या जिसको हम स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटीज भी कहते हैं, उस रोजगार में भी ये अवसर प्रदान होगा। अब इसका हम इतिहास देखें। पहला आरक्षण जो था, जो बिल्कुल अविवादित था, वो एससी एसटी के लिए था। और एससी एसटी के साथ विशेषता ये थी, और मुझे लगता है हम लोगों को ये अलग अलग कल्पना समझ लेनी चाहिए कि कोई एससी या एसटी परिवार में पैदा हुआ, जीवन में बहुत तरक्की भी कर ले और सोचे कि मेरी जात बदल सकती है, तो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि ये एक व्यवस्था है, वो ऐसे फ्लोर पे बहे जिसका सीढ़ी या जीने के साथ दूसरे से संबंध नहीं है, वो ऊपर चढ़ना भी चाहे सामाजिक आधार पर नहीं चढ़ सकता। और सदियों तक उन्होंने कहा कि इससे क्योंकि इनजस्टिस हुआ है, तो इसके कल्पना की दृष्टि से पहले दिन से धारा 15 में शिक्षा के संबंध में और 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संबंध में हम लोगों ने प्रावधान कर दिया।
इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्ग थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस। और अदर बैकवर्ड क्लासेस के समय इसमें बहस होती थी काफी आरंभिक वर्षों में। काका कार्लेकर की कमेटी आई, उन्होंने रिपोर्ट दिया, फिर मंडल आयोग की रिकमेंडेशंस आई, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, और अगस्त 1990 में नोटिफिकेशन के माध्यम से तत्कालीन सरकार ने उसको नोटिफाई कर दिया। उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली, और उस चुनौती के साथ साथ जिसका थॉमस साहब ने जिक्र किया कि जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया, लेकिन एक नोटिफिकेशन निकाला लगभग इसी प्रकार का कि 10% आर्थिक आधार पर भी अन्य वर्गों के गरीब लोगों के लिए आरक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती मिली तो उन्होंने इस कल्पना को, पूरा रिजर्वेशन की कल्पना की चर्चा की इंदिरा साहनी के केस में, और वही कानून आज तक चला आ रहा है, जिसकी वजह से एक धारणा बन गई। और कल मैंने चर्चाओं में भी देखा और समाचार पत्रों में भी पढ़ा, वो गलत धारणा है। मेरा विचार ये है कि क्या ये 10% एक्स्ट्रा देके जो 50% की कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। ये कुछ लोगों ने, आपकी पार्टी के भी कुछ लोगों ने उस पर ट्वीट किया और बयान दिए कि ये 50% से ऊपर है, ये तो रद्द हो जाएगा, क्योंकि राज्यों ने कई बार कोशिश की, वो रद्द हो गया था। ये सही बात है, राज्यों ने कोशिश की या तो नोटिफिकेशन के माध्यम से, या राज्यों ने कोशिश की कि सामान्य साधारण कानून बना के, गुजरात ने भी कोशिश की कि एक एक्ट बना दिया, और उस एक्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। बट उसका अधिकार का सूत्र क्या था? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दैट पावर? जो सोर्स ऑफ द पावर था वो आर्टिकल 15 और 16 था, और वो सोर्स और ओरिजिन ऑफ पावर था कि आप या तो जो पिछड़े हैं, SC ST है, या सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको दे सकते हो। और मंडल आयोग के केस, इंदिरा साहनी की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कास्ट जो है वो इस सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक की डिटर्मिनेंट है। कौन ऐतिहासिक दृष्टि से था बैकवर्ड, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, काका कार्लेकर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके तहत कास्ट इज द बेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ बैकवर्डनेस। और इसलिए नरसिम्हा राव जी ने 10% का नोटिफिकेशन निकाला, पर वो नोटिफिकेशन का सोर्स ऑफ पावर यहां तो संविधान में होता, ना आर्टिकल 15 में था, ना आर्टिकल 16 में था, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए ना आर्टिकल 15 में प्रावधान था, ना 16 में था। जब कुछ राज्य कानून लाए तो उस कानून का भी सोर्स ऑफ पावर नहीं था, क्योंकि रिजर्वेशन की कल्पना SC ST या एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड के संबंध में थी। तो इसलिए कभी भी न्यायपालिका ने उसको स्वीकार नहीं किया। और जो 50% की सीमा लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि वो सीमा केवल आर्टिकल 16(4) में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था उसके संबंध में लगाई। वो जो सीमा थी, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो, और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, मैं चाहूंगा पैराग्राफ 806 से लेकर 812 तक कम से कम 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी कि हम जो सीमा लगा रहे हैं 50% की, ये केवल 16(4) की जो एजुकेशनल और सोशल जो बैकवर्डनेस की रिजर्वेशन है उसके ऊपर लगा रहे हैं। मैं एक वाक्य पढ़ दूं जो इस सारी चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा, वी आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट द रूल ऑफ 50% अप्लाइज only to reservations in favor of backward classes made under Article 16(4). तो इसलिए केवल बैकवर्ड क्लासेस और उसमें SC ST OBC यानी 50% से ऊपर ये नहीं जाएगा। और इसके पीछे तर्क क्या था? इसके पीछे तर्क ये था कि आप अन्य वर्ग जो अनरिजर्व्ड वर्ग्स हैं, अगर उनके लिए भी सीट्स नहीं छोड़ोगे तो शुरू तो हमने किया था कि जो सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भेदभाव हुआ उस भेदभाव को समाप्त करना है।
उस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना है। लेकिन अगर दूसरों के लिए बहुत कम स्थान बचेगा तो भेदभाव सलामत करने चले थे किसी और का, और अगर मैं जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जिस फ्रेज को यूज किया है तो यह भेदभाव उल्टा बन गया, तो दिस बिकेम अ केस ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि दूसरे वर्गों के पास फिर बहुत ज्यादा एडिक्वेट स्पेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहेगी। तो ये बैलेंस बना रहे तो उन्होंने 50% का तर्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सही है गलत है इसकी चर्चा चलती रहेगी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये उसके पीछे तर्क था और वो केवल 16(4) के आरक्षण के संबंध में था। अब आपने कहा कि ये क्या कारण है कि आप अभी ले आए। पटेल समाज को आरक्षण दो आपकी पार्टी ने 2017-18 से पहले तो कभी नहीं कहा था। कई वर्गों के संबंध में, और इसके पीछे कारण था, इसके पीछे कारण यह था कि समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक परिवर्तन हुआ उसमें कुछ लोग बहुत आगे निकल गए। कुछ लोगों को लगता है कि जो किसान की आमदनी है और हम बार बार चमचा करते हैं कि वो कम है, और इसलिए अन्य वर्गों का, उसका कोई धर्म हो, उसकी कोई जाति हो, उसका कोई भी रिलीजन हो, अगर उसमें वो गरीब है तो उसके संबंध में क्या कल्पना होनी चाहिए। तो जो अदर क्लासेस हैं, अदर सेक्शंस हैं जो अनरिजर्व्ड के बाहर हैं, किसी जात के होंगे, किसी रिलीजन के होंगे, 50 में से अधिकतर उन्हीं के लोग इसमें आते हैं, जो बचे हुए 50 में से। यह कहना कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप अपने 50 में से 10% तक अपने वर्ग के गरीबों के साथ शेयर कर लीजिए। इसमें किसको क्या इतराज होना चाहिए? I'll check up the census records and tell you. You see, please, you please make your point when you get a chance. तो इसलिए ये कल्पना थी कि इसको दिया जाए, और आज मुझे लगता है वक्त आ गया है, और अगर हम सब ने मैनिफेस्टोस, अगर हम ऐसा है दादा, मेरा आप सबसे आग्रह है that if you are supporting this, don't be grudging in your support, be wholehearted and large-hearted, बड़े दिल के साथ समर्थन कीजिए। और मेरे अपने कम्युनिस्ट दोस्तों को भी कहना है कि जब गरीबों को दिया जा रहा है तो दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि गरीबों के हक में दिया जा रहा है और इस देश का कम्युनिस्ट उसका विरोध कर रहा है। I am grateful to you if you are not opposed. Madam, let me read. I can read the manifesto of every party. My party had supported it. Let me read, just for illustration, the manifesto of 2014 of the Congress Party. No, I am reminding you, sir. I am reminding you because your walk must match your talk. The Congress manifesto says, the Indian National Congress is committed to finding a way forward for introducing reservation in education and employment for economically weaker sections of all communities without in any way affecting the existing reservation in favor of scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. Madam, what the Congress Party
had pledged in its manifesto what the BJP. अच्छा बैठे। बैठो अपनी जगह पे। अध्यक्ष जी, इनके स्पीकर के समय कोई बोलता नहीं है, बार-बार खड़े होते हैं। यस, वैसे आप सबके मत सुनो। जेटली जी, डोंट लिसन टू एवरीबॉडी। यस, डोंट लिसन टू, ये तो चलेगा। मैडम, प्रश्न ये है कि मैंने कांग्रेस का उदाहरण दिया, लेकिन हमने भी यही बात कही थी। Nothing is going on record. Only Jetli's statement. That's all. Let them till open. मैडम, Yes. मैडम, बैठो ना। आप चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना तो बैठो। बैठिए, 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 बैठिए। प्लीज, नो, कुछ नहीं जा रहा है रिकॉर्ड में। Yes, please. Yes, मैडम, yes, Minister. मैडम, मैंने इसलिए जिक्र किया कि केवल हमारी पार्टी या हमारे एनडीए के साथी नहीं, कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने भी लगभग एक ही भाषा में अपने चुनाव घोषणा पत्रों में किया है। हमारी जो गरीब की गरीबी हटाने के लिए जो कमिटमेंट और निष्ठा है, वो केवल मैनिफेस्टो तक सीमित होगी या पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से उसकी शिक्षा और रोजगार तक जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों की आज परीक्षा है। वो परीक्षा में क्या करते हैं, इसके रिजल्ट का, इसके परिणाम की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसका समर्थन कीजिए और बड़े मन के साथ कीजिए, ग्रजिंगली मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।